जो हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में हो गया, तो गैल्वेनोमीटर को जो हमने एमीटर में कन्वर्ट किया था, कैसे किया था? एक गैल्वेनोमीटर है, एक गैल्वेनोमीटर है, और उसके साथ क्या लगा दिया था? और उसके साथ पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया था, जिसको बोला शंट, स्मॉल रेजिस्टेंसेस, है ना। इस तरह से हमारा ये गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो गया? एमीटर में। और इस पूरे को, ये अकेला गैल्वेनोमीटर है, और इस पूरे को क्या बोला? शंट के साथ क्या बोला इसको? एमीटर। ये पूरा हो गया आपका एमीटर, यहां से यहां तक। दिस इज योर एमीटर, दिस इज गैल्वेनोमीटर अलोन, एंड गैल्वेनोमीटर और शंट मिला के क्या होता है, हो जाता है? एमीटर। मान लो सर्किट में करंट आया आई, तो गैल्वेनोमीटर से कितना करंट गया? आई जी। तो यहां से कितना जाएगा? आई माइनस आई। आई जी था आपका मैक्सिमम करंट दैट कैन गो फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है? मान लो 10 मिली एम्पेयर, और हमें चाहिए भाई क्या बोलते हैं, हमें 10 एम्पेयर मेजर करना है, हमें यहाँ से 10 एम्पेयर भेजना मैक्सिमम। तो क्या करते हैं, शंट की वैल्यू ऐसे डिसाइड करते हैं कि 10 मिली एम्पेयर यहाँ से जाता है, और बाकी 10 एम्पेयर में से 10 मिली एम्पेयर घटाया तो मतलब 9990 मिली एम्पेयर यहाँ से चला जाता है। तो हम कितना मैक्सिमम करंट मेजर कर पाते हैं? 10 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, है ना। और उस 10 एम्पेयर, ये मैक्सिमम करंट जो हम मेजर कर सकते हैं, इसमें मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर में जाता है वो यहाँ चला जाता है। इससे फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, ठीक है। इससे क्या देता है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। यहाँ पे रीडिंग आती है 10 मिली एम्पेयर, और हम उसको कैलिब्रेट करके एक नया रीडिंग वो बनाते हैं, स्केल यही वाला रखते हैं एक तरीके से, मतलब पूरा स्केल डिफ्लेक्शन देगा। तो एक्चुअल में 10 मिली एम्पेयर है, और हम कैलिब्रेट करके हम क्या दिखा देते हैं, वो कितना है? 10 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, क्योंकि एक्चुअल में 10 एम्पेयर आया। मान लो यहाँ से आया 5 एम्पेयर, तो अब यार 10 मिली एम्पेयर यहाँ से जाएगा नहीं, अब यहाँ से कितना जाएगा? 5 मिली एम्पेयर, है ना, उसी प्रोपोर्शन में जाएगा। तो ये पूरी तरह से डिफ्लेक्ट करेगा नहीं, ये कितना करेगा? हाफ डिफ्लेक्शन शो करेगा। हाफ डिफ्लेक्शन पे दिखाएगा 5 मिली एम्पेयर, और हमारे वाली रीडिंग में दिखाएगा 5 एम्पेयर, क्योंकि यहाँ से 5 एम्पेयर है। हमने भाई ऐसा कैसे बनाया इसको कि 10 एम्पेयर गया तो यहाँ से 10 मिली एम्पेयर जा रहा है, यहाँ से 5 एम्पेयर गया तो 5 मिली एम्पेयर जा रहा है। उसके लिए हम शंट की वैल्यू इस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि ऐसा ही होता है जैसे हम चाहते हैं। उसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था इसका, कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, और यहाँ से फॉर्मूला आया था I माइनस आई जी इंटू में S इक्वल टू आई जी इंटू में G। ये फॉर्मूला आ गया था किसका? गैल्वेनोमीटर का, सॉरी एमीटर का। अब यहाँ से आता है एक कॉन्सेप्ट, ये पूरा अगर एमीटर है तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर होगा, ये है रेजिस्टेंस में दो चीजें, एक शंट है, सॉरी एमीटर में दो चीजें, एक शंट है और एक गैल्वेनोमीटर है, दोनों आपस में पैरेलल में है। तो इन दोनों का पैरेलल का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वही किसका रेजिस्टेंस हो जाएगा? एमीटर का। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर हो जाएगा आपका Sg अपॉन S प्लस जी। बताओ ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा है क्या? अरे पैरेलल में दो रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? यही तो होता है। मान लो ये रेजिस्टेंस R1 R2, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना होता है? R इक्विवेलेंट होता है, मैं आपको पूरा बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ, 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1/R इक्विवेलेंट, फॉर्मूला आएगा R1 R2 एलसीएम, यहाँ जाएगा R2 प्लस R1, इसको सॉल्व करेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू R2 प्लस R1, या मैं इसको R1 प्लस R2 लिख सकता हूँ, अपॉन R1 R2। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आ जाएगा, उल्टा कर देंगे इस दोनों तरफ, तो R1 R2। सिमिलर केस में यहाँ आया रेजिस्टेंस R1 R2, यहाँ पर R1 R2 की जगह S और G है, इसका रेजिस्टेंस S, इसका रेजिस्टेंस G, तो Sg अपॉन S प्लस G। तो ये आ गया था एमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है।
लिख लो जल्दी से एमीटर का रेजिस्टेंस। हाँ, डायग्राम के बिना तो क्या ही समझ आएगा। डायग्राम से ही फॉर्मूला है और डायग्राम से ही वो है। डायग्राम मस्ट लर्न, डायग्राम को तो याद ही करना है। पेन से बना ले, पेंसिल पेंसिल। ठीक है, ये हो गया गैल्वेनोमीटर दिखाने के, सॉरी एमीटर मिटा दो। एमीटर एक्चुअल में ये था पूरा जो दिखाया था अंदर से, है ना। पर हम एमीटर कैसे दिखाते हैं, हम पूरा ये नहीं दिखाते भाई। एक्चुअल में एमीटर ये है, दिस इज एमीटर। ऐसा तो गैल्वेनोमीटर को भी हमें अंदर से नहीं दिखाते। गैल्वेनोमीटर बताया था उस दिन, ऐसे कोयल होती है और फिर नीचे स्प्रिंग लगी होती है और ये सब बताया था ना गैल्वेनोमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर भी हम सिर्फ जी से लिख देते हैं, एक्चुअल में अंदर उसके भी ये सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे एमीटर में गैल्वेनोमीटर ये सब लगाया और साथ में पैरेलल में शंट लगाया। तो इसको ना दिखा के हम सीधा क्या दिखा देते हैं, हम ये दिखा देते हैं, बोलो। अरे इतना बड़ा ना दिखा के हम क्या दिखा देते हैं, ये दिखा देते हैं, दिस इज एमीटर। ठीक है, तो ये है इसका मतलब मॉडल एक तरीके से, मतलब सिंबल, एमीटर का सिंबल। ओके, नाउ ये है एमीटर। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कंसेप्ट। और एमीटर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या है, एस जी अपॉन एस प्लस जी। ठीक है, अब दिक्कत क्या है यहाँ पर, दिक्कत ये है, मान लो आप किसी सर्किट में एमीटर से करंट मेजर करना चाहते हो। मान लो ये रेजिस्टेंस है या ये बल्ब है, बल्ब देख लो एक बार, बल्ब से समझ लेते हैं। ये बल्ब है, यहाँ आपका वोल्ट मीटर है, ठीक है। ये मान लो 10 वोल्ट है, या हाँ 10 वोल्ट है। ये मान लो 2 ओम है ना। तो कितना करंट जाएगा इसमें से, 5 एम्पियर। तो जब हमें वोल्टेज पता है, हमें रेजिस्टेंस पता है, हमें करंट पता है, तो हम एमीटर क्यों लगाते हैं, बताओ। हम एमीटर क्यों लगाते हैं, एमीटर करंट मेजर करने के लिए लगाते हैं। अरे ओम्स लॉ से निकाल लो, वोल्टेज 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस 2 ओम, करंट 5 एम्पियर। तो एमीटर क्यों लगाते हैं, करंट मेजर करने के लिए। हमें तो पता है करंट 5 एम्पियर है। बताओ जल्दी। कल बताया था मैंने, मतलब शुरुआत करते हुए बताया था मैंने, शुरुआत करते हुए बताया था कि एक्चुअल में इस वायर का रेजिस्टेंस नहीं पता होता। वायर, इसके अंदर वायर जो होती है टंगस्टन वायर, एक तो पहले उसकी लेंथ निकालो, रेजिस्टेंस निकालना है तो पहले उसकी लेंथ निकालो वायर की। पहले बल्ब को फोड़ो, उस बल्ब में जो वायर निकला है उस वायर की लेंथ निकालो, फिर उसकी मोटाई देखो कितनी थिकनेस है उसकी, वो निकालो तो एरिया मिल जाएगा। है, थिकनेस मिलेगा तो डायमीटर मिलेगा, डायमीटर से एरिया मिलेगा। और मटेरियल देखो, मटेरियल टंगस्टन है तो उसका रेजिस्टिविटी कितनी होगी, तो फिर मिलेगा हमें R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो एक्चुअल में हमें क्या नहीं पता होता, रेजिस्टेंस नहीं पता होता। इसलिए हम करंट कैसे निकालते हैं, एमीटर से। इसलिए हम करंट कैसे निकालते हैं, एमीटर से करंट निकालते हैं कि भाई रेजिस्टेंस 2 ओम है, वोल्टेज बैटरी का 10 मीटर है, तो करंट क्या आएगा 5 एम्पियर। वो कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस नहीं पता होता हमें, हम लगाते हैं एमीटर, वो एमीटर बताता है कितना करंट है। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि जब हम मान लो इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है तो करंट आना चाहिए था 5 एम्पियर, तो हमने यहाँ लगा दिया एमीटर। हमने यहाँ क्या लगा दिया, एमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एमीटर लगा दिया। 10 वोल्ट, वही बल्ब का रेजिस्टेंस
2 ओम। एमीटर का भी तो अपना रेजिस्टेंस होगा, और एमीटर का रेजिस्टेंस क्या, एस जी अपॉन एस प्लस जी। एमीटर का अपना रेजिस्टेंस होगा। मान लो एमीटर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर 3 ओम। एमीटर का रेजिस्टेंस होगा तो सर्किट में करंट कितना आएगा, बोलो, अरे बोलो। 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 2 एम्पेयर आएगा। अरे बताओ, नहीं समझ आया। अरे 2 एम्पेयर ही तो आएगा। 2 ओम ये, 3 ओम ये, 5 ओम हो गया इक्विवेलेंट। तो V अपॉन रेजिस्टेंस 5, 2 एम्पेयर था कितना एक्चुअल में, 5 एम्पीयर। करंट कितना रह गया, 2 एम्पीयर। तो एमीटर कितना मेजर करके देगा, जितना है 2 एम्पेयर। तो अरे एमीटर से कितना करंट जाएगा, 2 एम्पीयर। एमीटर से करंट 2 एम्पेयर जाएगा, तो एमीटर कहेगा मेरे अंदर से जितना जा रहा है उतना ही इसके अंदर से जा रहा होगा, क्योंकि हम दोनों सीरीज में हैं। तो मतलब मेरे अंदर से 2 एम्पेयर जा रहा, तो इसमें से 2 एम्पेयर जा रहा होगा। पर क्या ये सही रीडिंग दी है इसने, नहीं दी। एक्चुअल में रीडिंग कितनी थी, 5 एम्पेयर। उल्टा एमीटर ने क्या करा, सर्किट के करंट को ही कम कर दिया। एमीटर ने क्या करा, सर्किट में जो करंट था उसी को ही कम कर दिया, और रीडिंग जिसकी वजह से बदल गई, एक्चुअल रीडिंग हमें नहीं मिल पाई। तो क्या हमारा जो मतलब था एमीटर लगाने का, क्या वो सही हुआ, नहीं हुआ ना। तो एक्चुअल में हुआ क्या, दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत ये आई, प्रॉब्लम ये आई कि एमीटर itself has some resistance। बोलो, यस सर। एमीटर के पास खुद का अपना रेजिस्टेंस है, सो इट डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो जिसके वजह से इसने सर्किट में करंट ही कम कर दिया। सर्किट में करंट था 5 एम्पियर, इसने घटा के कितना कर दिया, 2 एम्पियर। सो इट measures wrong value of current। क्या ये सही वैल्यू ऑफ करंट मेजर करता है, नहीं, रॉन्ग वैल्यू ऑफ करंट मेजर करता है। समझ आया। तो ये दिक्कत आई आपके एमीटर लगाने से। अब इसको सही कैसे करें, लिखो पहले इसका। समझ आया इस कंसेप्ट, लिखो जल्दी। ठीक है। अब सही कैसे किया जाए इस कंसेप्ट को, मतलब इस दिक्कत को, तो तुम्हें थोड़ा सा पुराना याद दिलाता हूँ। आर इक्विवेलेंट
होता क्या है पैरेलल में, मान लो यहाँ है 10 ओम और यहाँ है 20 ओम, यहाँ ले लो, ऐसा करो, यहाँ 3 ओम ले लो, यहाँ ओम ले लो, तो इक्विवेलेंट कितना आता था 6 × 18, 18/9, अरे बोलो 6 × 3, 6 + 3, 18/9 यानी 2। आर इक्विवेलेंट पैरेलल में इन दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम आता था, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, मैंने लिखवा रखा है ये, आर इक्विवेलेंट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम हो जाता है, और सीरीज में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सीरीज होता तो 6 + 3 9 हो जाता, और पैरेलल में क्या हो जाता है, घट जाता है ना। पैरेलल में है तो 3 और 6 का पैरेलल में आर इक्विवेलेंट घट जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर हमने जब यहाँ लगाया शंट और यहाँ लगाया गैल्वेनोमीटर, तो जो एमीटर का रेजिस्टेंस आएगा क्या वो Sg/S + G आएगा, और क्या इसकी वैल्यू इससे भी कम होगी और इससे भी कम होगी, है ना, इससे भी कम होगी और इससे भी कम होगी। G की वैल्यू तो होती है 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 60 ओम, ऐसे होती है G की वैल्यू। S की वैल्यू बहुत कम होती है, कल बताया था स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। मान लो S का वैल्यू है 0.01 ओम, तो RA की वैल्यू इससे भी कम होगी, तो क्या रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर बहुत कम होगा। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर अगर बहुत कम होगा, ये बहुत कम हो जाए, ये बहुत कम हो जाए, तो क्या सर्किट के करंट को कोई नुकसान पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। सर्किट का करंट लगभग उतना ही रहेगा जितना ये शुरुआत में था, है ना। तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, एक्चुअल में हम चाहते हैं, अगर ये आइडियली हम एक्चुअल मेजर करना चाहते हैं, तो आइडियल क्या है कि एमीटर का रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी 0 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होना चाहिए, 0 ओम होना चाहिए आइडियली, मतलब अगर हम एक्चुअल मेजर करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ 0 ओम हो गया तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर 0 ओम हो गया, तो मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें हमने 10 वोल्ट 2 ओम, करंट कितना जा रहा, 5 एम्पियर, और अगर हमने एमीटर लगा दिया, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, और रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आइडियल कितना है, 0 ओम, ठीक है। तो करंट कितना जाएगा, 2 + 0 2, वोल्ट मीटर 10 है तो 5 ही जाएगा, तो एमीटर कितना मेजर करेगा, 5, और एक्चुअल में भी कितना था, 5। तो इसलिए कहते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस आइडियली शुड भी क्या होना चाहिए, 0 ओम होना चाहिए, ठीक है, शुड भी क्या होना चाहिए, 0 ओम होना चाहिए। प्रैक्टिकली क्या होता है, रियल में क्या होता है, प्रैक्टिकली रियल में क्या होता है, रियल में रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर होता है Sg/S + G। S की वैल्यू बहुत कम होती है, S इज वेरी स्मॉल, अरे बताया मैंने कल 2 क्वेश्चन भी कराए थे, S की वैल्यू होती है लगभग 0.1 ओम, 0.01 ओम, 0.001 ओम, तो क्या सो RA भी अप्रोक्सीमेटली इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, क्यों, तो RA भी आपका लगभग 0.000001 ऐसे कुछ होगा, ऐसे ना हो के तो कम से कम बहुत कम होगा ही, है ना। अच्छा ये कम है तो ये क्यों कम होगा, ये बताओ मुझे जरा, S बहुत कम है तो ये क्यों कम है, ये बताओ जरा, डिवाइड, अरे मैंने अभी बताया है, जो RA बना है वो S और G के पैरेलल कॉम्बिनेशन से बना है, और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट होता है वो इससे और इससे दोनों से कम होता है। अरे यही बताया है ना, पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है वो इससे भी कम होता है और इससे भी कम होता है। जब S बहुत छोटा है और R इससे भी छोटा रहेगा तो वो अपने आप ही बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये है कारण RA का बहुत छोटा होने का। ठीक है, मैथमेटिकली आप कह दोगे ये बहुत छोटा वगैरह वगैरह, लेकिन ये तो मैंने बता दिया ना, तो इस वजह से RA बहुत छोटा होगा प्रैक्टिकली,
मान लो 0.001 ओम, तो यहाँ पे मान लो भाई 2 ओम, 10 वोल्ट, एक्चुअल करंट था 5 एम्पियर, और प्रैक्टिकली आपका रेजिस्टेंस, एमीटर का रेजिस्टेंस हो गया मान लो कितना, और ये 2 ओम, मान लो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर हो गया 0.001। ये एक्चुअल में होता है, रियल में इतना ही होता है वैल्यू लगभग। तो बताओ करंट कितना आएगा? तो करंट आएगा, आप निकालो करंट, I बराबर V कितना है 10, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? 2.001 है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, तो आंसर आता है इसका 10 डिवाइड बाय 2.001, जो आता है 4.997। तो करंट कितना आएगा? 4.997 एम्पियर। एक्चुअल में करना था 5 एम्पियर, रीडिंग कितनी देगा? 4.997, जो अप्रोक्सीमेटली सही है। ठीक है, तो इतनी तो मिस कैलकुलेशन आपके एमीटर में रहेगी। एमीटर आपको 100% एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा, 100% एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, लगभग कुछ ना कुछ एरर मिलेगा आपका। किसमें? एमीटर में। तो एमीटर आइडियली कितना रेजिस्टेंस का होना चाहिए? 0 ओम का, जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली बन नहीं सकता, तो इसलिए आपको इतने से काम चलाना ही पड़ेगा। तो ये है एमीटर की पूरी दास्तान। ठीक है, और अगर आपको 100% सही रीडिंग चाहिए तो उसके लिए वो आता है इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। वो एक्चुअल में रीडिंग देता है, एक्चुअल करंट कितना है वगैरह, ये एक्चुअल रीडिंग आपको पोटेंशियोमीटर से मिलती है। वो हमारा सिलेबस से कट चुका है, चैप्टर 3 में आता था पहले वो। ठीक है, लिख लो जल्दी से। क्या हो गया, कैसे परेशान है? सोया नहीं रात में? हाँ, तो फिर जाके सोता आज, 4 बजे तो सो जाता, अब जाके ट्यूशन छुट्टी कर लेता। सुबह की अरे तो नींदों में दिमाग कहाँ चलता है ना। पढ़ रहा है ना, ज्यादा आएगी। और क्या, अभी तो पूरा वोल्ट मीटर पड़ा है। ठीक है, समझ आ गया पूरा कंसेप्ट। एनसीईआरटी ने तुम्हारे लिए इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए क्वेश्चन भी बनाया है, वो मैं देता हूँ अभी। इसको पॉज कर दो 1 मिनट के लिए, मिटा दो। तो भाई एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया है यही कंसेप्ट समझाने के लिए। क्वेश्चन है इस प्रकार कुछ, उसने कहा कि भाई एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, उसको 3 वोल्ट के साथ लगाया, तो बताओ करंट कितना आएगा? 1 एम्पियर। अरे करंट कितना आएगा? 1 एम्पियर। उसको मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर ही लगा दिया, एमीटर नहीं लगाया, गैल्वेनोमीटर ही लगा दिया। समझ रहे हो गैल्वेनोमीटर लगा दिया मतलब क्या है? पता नहीं कैसा गैल्वेनोमीटर है कि भाई एमीटर होता है ये तो गैल्वेनोमीटर हो गया, एमीटर होता है ये, इसको मिला के बोलते हैं एमीटर। ये ना हो के सिर्फ यही है, यही लगा दिया। अब होएगा भाई ये ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसमें बढ़िया करंट जा सकता होगा, ठीक है। वैसे तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कम होती है, तो गैल्वेनोमीटर ही लगा दिया है, मतलब ये होगा जिसका 1 एम्पियर तक जा सकता होगा जो भी। तो ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इसको एमीटर की तरह ट्रीट करा कि भाई यही है हमारा एमीटर, भाई यही है हमारा एमीटर। तो पहले केस में क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड एज एमीटर, और वहां पर बताया रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जो होगा, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ जो गैल्वेनोमीटर था वही रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, इसने कहा है 60 ओम, 60 ओम। तो इसका तो 3 ओम, ये 60 ओम। तो बताओ करंट की वैल्यू क्या होगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहा अब की बार गैल्वेनोमीटर नहीं लगाया, एमीटर ही लगाया,
प्रैक्टिकल वाला एमीटर है ना, एमीटर ही लगाया। और एमीटर ऐसे होता है, देखो, बोलो। अरे हम सीधा एमीटर दिखा देते हैं, पर एक्चुअल में तो ऐसे ही होता है। ये है आपका पूरा एमीटर, और ऐसा एमीटर लगाया, ये पूरा एक एमीटर लगाया, और इसमें शंट की जो वैल्यू है वो बताई उसने भैया 0.02 ओम। और गैल्वेनोमीटर तो वही था पुराना वाला ही, तो इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, 60 ओम। तो यहां से करंट की वैल्यू निकालो। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा उसने कहा कि हमने एक आइडियल एमीटर लगा दिया। तीसरा उसने कहा कि हमने एक आइडियल एमीटर लगा दिया। कैसा एमीटर लगा दिया, आइडियल। 3 वोल्ट, 3 ओम, और इसका रेजिस्टेंस है 0 ओम। तो तीनों केस में करंट बताना है। तो पहले केस में करंट कितना आएगा, 0.016 एम्पियर। ठीक है, मेरे में तो 0.47 है, कर लेना ढंग से। 0.4047, ये कैसा आएगा भाई, कितना रेजिस्टेंस हो गया इक्विवेलेंट, 63। हाँ बताओ, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 60 + 3 63 ओम। तो करंट आ जाएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V कितना है, 3, 3/63। आपने 3/60 तो नहीं कर दिया, देखते हो, 3/63, तो ये आ गया 0.047 एम्पियर। तो कितना आएगा, 0.047 एम्पियर। क्या इसने एक्चुअल वैल्यू को बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया, बहुत ज्यादा। एक्चुअल वैल्यू तो दी नहीं बिल्कुल इसने। सेकंड वाले केस में क्या हुआ, सेकंड वाले केस में मैं ही कर रहा हूं ये क्वेश्चन पूरा। ये है एमीटर, तो एमीटर का शंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। क्या हम पहले रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर निकालेंगे, क्या होगा, SG अपॉन S + G। अरे बताओ, अरे ये दोनों पैरेलल में, ये पूरा एमीटर है, तो S कितना है, 0.02, G कितना है, 60, तो 60 प्लस, सॉरी 0.02 + 60। तो ये आंसर आया, मैंने चेक कर रखा है, ये आएगा 0.01999 ओम, है ना। इसको अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम इसको मान लेते हैं 0.02 ओम। अरे 19 को 2 बोल दिया। अब जिसके वजह से ये जो डायग्राम है वो चेंज होके ऐसे कुछ हो जाएगा, यहाँ तो 3 ओम, और इस पूरे गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर, अरे पूरे को एमीटर लगा के यहाँ हो गया 10 वोल्ट, ये इसको, इसका रेजिस्टेंस हो गया 0.0302 ओम। बोलो, अरे समझ आ रहा है क्या चल रहा है। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यहाँ से आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 3.02 ओम। तो करंट आ जाएगा 3 वोल्ट है यहाँ पे, 3/3.02 ओम, जो कि प्रैक्टिकली रीडिंग देगा 0.99 एम्पियर। क्या एक्चुअल से बहुत करीब है ये वैल्यू। ठीक है, इस खुद करना है क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी के वजह से करा रहा हूँ, खुद करा रहा हूँ मैं। 0.99 एम्पियर, जो कि एक्चुअल से बहुत करीब वैल्यू है। तो ये वाला जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, ये वाला यूज करते हैं। एक्चुअल करंट है 1 एम्पियर, एक्चुअल करंट है 1 एम्पियर, और हमारा जो सेकंड केस में जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो कितने रीडिंग दे रहा है, 0.99। तो मतलब लगभग सही है। और तीसरा वाला भाई, क्या करंट कितना जाएगा यहाँ से, 1 एम्पियर ही जाएगा। मतलब आइडियली हमारा रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4.12। ये कंसेप्ट समझाने के लिए इसने ये क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, ऐसा करो, फोटो खींच लो, ग्रुप में डाल दो। ठीक है,
आया सही फोटो? डाल दो, एक पेज छोड़ दो अपने कॉपी वॉपी का। ठीक है, लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वोल्ट मीटर। नाउ द लास्ट टॉपिक इज वोल्ट मीटर। हाँ, एक जरूर करना ट्राई ये क्वेश्चन खुद से, मतलब ये तो सारा मैंने लिखवाया है तो मुझे आता है, जब तुम करोगे तब तुम आएगा। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो भाई वोल्ट मीटर बनाना है, उसमें भी किसकी हेल्प ले रहे हैं? गैल्वेनोमीटर की हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर अपने आप में क्या वोल्ट मीटर का काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, पर फिर से वही दिक्कत आएगी, वो ज़्यादा वोल्टेज नहीं नाप पाएगा। जैसे वो कम करंट नापता था, वैसे ये वोल्टेज भी कम ही नापेगा, कम ही मेजर करेगा। ठीक है, तो क्या करें, मान लो वोल्ट मीटर होता क्या है? इट इज ए डिवाइस, लिखते चलो जल्दी। इट इज ए डिवाइस which is used to find potential difference across any appliance। तो किसी भी अप्लायंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर। किसी भी डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को लगाते कैसे हैं? वोल्ट मीटर should be applied in parallel with appliance। तो किसी भी अप्लायंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो उस अप्लायंस के साथ पैरेलल में हम वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो जो उस अप्लायंस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारे वोल्ट मीटर का होगा। तो वोल्ट मीटर अगर दिखाएगा हाँ 10 वोल्ट है, तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ? 10 वोल्ट। तो उस अप्लायंस के भी अक्रॉस कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। फिर से अपना वो ले लेते हैं, बल्ब लो, और यहाँ हमने लगा दिया वोल्ट मीटर। ठीक है, एक्चुअल में वोल्ट मीटर किससे बना है? गैल्वेनोमीटर से बना है। तो गैल्वेनोमीटर ही दिखा देते हैं लोग, ये गैल्वेनोमीटर है जो वोल्ट मीटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, चाहिए भाई इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, है ना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या वही इसके अक्रॉस होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। अरे समझ आ रही है बात क्या है? तो मान लो करंट आया I, यहां से कितना करंट जा सकता है मैक्सिमम? IG, है ना। हम इसके गैल्वेनोमीटर की क्षमता देख रहे हैं कि कितने ज्यादा रेंज तक ये वोल्टेज मेजर कर सकता है। मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 10 ओम, यही होता है 10 ओम, 20 ओम, 40 ओम, 50 ओम, 60 ओम, ऐसे होता है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस उसके कोइल का रेजिस्टेंस होता है, और जो स्प्रिंग लगी होती है उसका रेजिस्टेंस होता है ना। तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 10 ओम, तो वोल्टेज कितना आएगा? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कितना आएगा? IG इंटू में G, अरे I इंटू में R है इसका रेजिस्टेंस, R नाम के हमने G लिख दिया, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और IG वो करंट है जिसमें ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। बोलो, IG यानी मैक्सिमम करंट जो जा सकता है गैल्वेनोमीटर से वो है। तो IG में ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी इससे ज्यादा करंट इसमें नहीं जा सकता। तो क्या G की वैल्यू फिक्स्ड और ये मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या वोल्टेज भी मैक्सिमम यही होगा? अरे बोलो, इससे ज्यादा वोल्टेज ये मेजर कर नहीं पाएगा। लेट
आई जी की वैल्यू हमें पता है लगभग मिली एम्पेयर्स में, माइक्रो एम्पेयर्स में होती है। तो आई जी की वैल्यू मान लो 1 मिली एम्पेयर फॉर एग्जाम्पल। और वोल्टेज सॉरी गैल्वेनोमीटर की वैल्यू हमने लिखी रखी है कितनी, 10 ओम। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना मेजर कर पाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज मेजर कर पाएगा 1 मिली एम्पेयर। अरे आई जी इंटू में जी, बोलो आई जी कितना, 10⁻³ एम्पेयर इंटू में 10 यानी 0.01 वोल्ट। अरे ये आएगा 10⁻² वोल्ट। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.01। इससे ज़्यादा मेजर कर नहीं पाएगा। तो मतलब हमारा जो गैल्वेनोमीटर है अगर हम उसको वोल्ट मीटर की तरह यूज करें तो कितना मेजर कर पाएगा, 0.01 वोल्ट। उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन आएगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन में यहाँ लिखा होगा मान लो 10 मिली एम्पेयर। अगर हम इसको वोल्ट मीटर की तरह यूज कर रहे हैं तो हम एक नया रीडिंग सिस्टम बनाएंगे, उसमें भी उतना ही स्केल डिफ्लेक्शन शो करेंगे जितना यहाँ डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। तो हमारे नए वाले रीडिंग सिस्टम में जो हमें दिखाई देगा वो यही दिखाई देगा कि हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रहा है और यहाँ लिखा हुआ है 0.01 वोल्ट। यहाँ कितना लिखा, 10 मिली एम्पेयर। जितना ये घूमा उतना ये भी घूमेगा क्योंकि दोनों सेम कॉइल है। हम यहाँ पे 10 मिली एम्पेयर हटा के क्या लिख देंगे, 0.01 वोल्ट। अगर मान लो करंट आई जी ना जाके करंट आई जी से आधा करंट जाता, बोलो करंट आई जी से आधा करंट जाता, मान लो करंट जाता 5 मिली एम्पेयर। तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करने की जगह हाफ स्केल है ना, ऐसे शो करता। तो हमें दिखता भाई करंट है 5 मिली एम्पेयर, हमें दिखता करंट 5 मिली एम्पेयर दिखता। और आई जी नहीं है, वो आई जी तो होता है मैक्सिमम करंट। इसको हम कुछ और लिख सकते हैं, करंट इन जी। गैल्वेनोमीटर में कितना करंट है, तो करंट इन यहाँ से आई डैश बोल देते हैं या फिर करंट इन जी बोल दें, वो कितना है 5 मिली एम्पेयर। तो कितना हाफ स्केल डिफ्लेक्शन दिखता। तो हमें जो वोल्टेज दिखती वो दिखती यहाँ कितनी दिख रही, 0.01 0.005। अरे 0.05 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, 0.005 इससे आधा ये दिखता हमें वोल्टेज। तो मतलब इस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर ये सिर्फ छोटी रीडिंग मेजर कर पा रहा है, 0.01 मैक्सिमम वोल्टेज मेजर कर पा रहा है। तो कैसे इसको अच्छा खासा वोल्ट मीटर बनाएं, कैसे इसको इसकी रेंज बढ़ाएं कि ये 0.01 की जगह क्या बोलते हैं 10 वोल्ट मेजर कर ले, 20 वोल्ट मेजर कर ले, 5 वोल्ट मेजर कर ले, 4 वोल्ट मेजर कर ले। तो क्या करा उसके लिए, ऊपर वाला लिख लिया आपने, बताओ। इसके लिए क्या करते हैं, वोल्ट मीटर में एक्चुअल में है ये वोल्ट मीटर ही, अरे वोल्ट मीटर की तरह काम कर रहा है। करंट के साथ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करके रीडिंग चेंज कर दो तो वो आपका वोल्ट मीटर ही बन गया। पर वोल्ट मीटर की जो रेंज है, रीडिंग है वो कम है, रीडिंग है वो कम है। चल रहा है ये, ठीक है। तो भाई इसके लिए क्या करा, एक्चुअल में वोल्ट मीटर बनाने के लिए नहीं, वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ाने के लिए, वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ाने के लिए ये वोल्ट मीटर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पर इसकी रीडिंग बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको हम ऐसे बोल देते हैं, टू मेक गैल्वेनोमीटर या टू मेक वोल्ट मीटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर वी जॉइन ए। हम ज्वाइन करते हैं एक, क्या ज्वाइन करते हैं, अच्छा पहले बताओ गैल्वेनोमीटर से एमीटर करने के लिए क्या करते थे, शंट लगाते थे पैरेलल में और एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते थे। अब यहाँ पे क्या है, टू मेक वोल्ट मीटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर वी जॉइन ए वेरी हैवी रेजिस्टेंस, इसको शंट नहीं बोलेंगे, वेरी हैवी रेजिस्टेंस लगा देंगे इन सीरीज, इसको कैपिटल आर बोलेंगे, इन सीरीज। बहुत हैवी रेजिस्टेंस लगा देंगे इसके साथ सीरीज में, ठीक है। और उसको शंट नहीं बोलेंगे, रेजिस्टेंस ही बोलेंगे, हैवी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या करा आप बताओ, ये वही, और यहाँ पर अपना गैल्वेनोमीटर, तो इसके साथ क्या लगा दिया, इसके साथ हैवी रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में, इसके साथ हैवी रेजिस्टेंस लगा दिया किसमें, सीरीज में। ध्यान समझना, यही है मेन,
तो अब हुआ क्या, इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, इसमें जितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा था वो कर रहा था 0.01 वोल्ट, बाकी सारा पोटेंशियल ड्रॉप यहां करेगा, और ये हमारा पूरा बन जाएगा, ये है वोल्ट मीटर, और जिसको हमने अपने अप्लायंस के साथ किस में लगा रखा है, पैरेलल में लगाया हुआ है। तो जो वोल्टेज इसकी होगी वही वोल्टेज इसकी होगी, क्योंकि हम वोल्टेज ना मेजर करना, हमें इसकी वोल्टेज मेजर करनी है, हमें इसकी वोल्टेज मिलेगी, और जो वोल्टेज इसकी होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हैं, वही वोल्टेज इसकी। तो फिर से देख लेते हैं, अगर आई करंट आया तो मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, आई जी, जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा, ऊपर से जितना करंट जाएगा अलग बात है। तो वोल्टेज कितनी मेजर करेगा ये, तो आप बताओ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, आर प्लस जी। हाँ आर प्लस जी या जी प्लस आर, यही तो होगा, यही तो है वोल्ट मीटर दोनों मिलके, तो जी प्लस आर। अच्छा मान लो लेट जी की वैल्यू तो हमने कितनी मानी थी, 10 ओम, और मान लो आर की वैल्यू हैवी रेजिस्टेंस है तो हजारों में होगी, मान लो एग्जांपल के तौर पर 990 ओम है या 9990 ओम है, कितना रेजिस्टेंस है 9990, वेरी हैवी रेजिस्टेंस। तो बताओ रेजिस्टेंस ऑफ क्या बोलते हैं इसका नाम, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितना हो गया, रेजिस्टेंस हो गया आर प्लस जी, तो 10,000 ओम हो गया, 10,000। अरे दोनों सीरीज में तो ऐड हो जाएगा, 10,000 ओम हो गया। तो वोल्टेज कितनी मेजर करेगा, मैक्सिमम वोल्टेज मेजर करेगा ये, बताओ मैक्सिमम करेगा या अलग करेगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों, क्योंकि क्योंकि करंट मैक्सिमम जा रहा है, इतना ही, इससे ज्यादा करंट जा नहीं सकता, आईजी करंट ही तो था जी से आईजी इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन गो थ्रू जी, तो जी से आईजी करंट जा सकता है, तो इस पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी वोल्टेज भी उतना ही मैक्सिमम मेजर करेगा, उससे कम मेजर, उससे ज्यादा मेजर कर नहीं सकता, तो इसलिए वोल्टेज मैक्सिमम होगी, तो आईजी भी मैक्सिमम है, क्योंकि हमें पता है वोल्टेज होता है आई जी इंटू में रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस है आर प्लस जी, बोलो, अरे आर प्लस जी की वैल्यू तो फिक्स्ड है, आई जी की वैल्यू बढ़ेगी वोल्टेज बढ़ेगा, करंट जब मैक्सिमम ही है तो वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा, करंट आधा होगा तो वोल्टेज आधा होगा। तो आई जी की वैल्यू बताओ कितनी है, यहाँ पर 10 मिली एम्पियर ली थी हमने, मान लेते हैं यहाँ पे फिर से आई जी की वैल्यू कितनी है 10 मिली एम्पियर, तो कितना हो जाएगा बताओ, 10 मिली एम्पियर का मतलब होता है 1/1000, अरे मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ यानी 1/1000 इनटू में आर प्लस 10,000, 1000 से 1000 कर गया, तो मतलब कितना, कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है 100 वोल्ट मैक्सिमम, है ना, हाँ, और मतलब इसमें अगर 100 वोल्ट है तो इसमें भी 100 वोल्ट है, मान लो डिफ्लेक्शन आधा हुआ तो वोल्टेज कितना था 50, तो उसमें भी 50 है, मान लो डिफ्लेक्शन 1/10 हुआ तो इसमें 10 वोल्ट था तो इसमें भी 10 वोल्ट था, है ना। अगर हम इस आर को 9990 ना लेके 990 लेते तो ये 10,000 ना होके 1,000 होता, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज आपका 10 वोल्ट आता, तो मैक्सिमम वोल्टेज 10 वोल्ट होता है, तो वो आर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि आप अपने इस वोल्ट मीटर के रेंज को कितना बढ़ा सकते हो, मतलब पहले रेंज कितनी थी 0.01 वोल्ट, तो वहां से 0.01 वोल्ट से आप कितनी मैक्सिमम रेंज पहुंचाना चाहते हो, मैक्सिमम पहले 0.01 थी तो वहां से कितनी बढ़ाना पहुंचाना चाहते हो, 100 वोल्ट पहुंचाना चाहते हो, 10 वोल्ट पहुंचाना चाहते हो, 5 वोल्ट पहुंचाना चाहते हो, तो उस हिसाब से आर निकलेगा। तो ये होगा आपका पूरा क्या बोलते हैं, इस हिसाब से आप वोल्ट मीटर बना पाओगे, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, जल्दी से लिख लो इसको, एक क्वेश्चन करते हैं और फिर इसका लास्ट कंसेप्ट समझते हैं, वही जो एमीटर में समझा था।
देख यहाँ से रह गए। तेरा वाला फोटो देख भेज। यहाँ से ज्यादा जाएगा। इसने तो मेरे साथ भेजिए। ये तो साथ का उतारता रहता है। पता नहीं उतारने से ही नंबर मिल जाएंगे क्या, हैं? समझना तो है नहीं। पानी देना इसमें से निकाल के। चलो लिख लिया, नीचे वाला लिख लिया होगा। तो हमारा गैल्वेनो वोल्टमीटर हो गया। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये है। तो वोल्टमीटर जिसमें रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर जी लगा है, एक हैवी रेजिस्टेंस लगा दिया हमने आर। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे वोल्टेज मेजर्ड इन वोल्टमीटर इक्वल टू आई जी आर प्लस या जी प्लस। तो इसमें क्या क्या दिया होगा, आई जी आपको दिया होगा, आई जी नहीं दिया होगा तो कुछ ना कुछ तरीका दिया होगा जिससे आई जी निकाल लो, है ना। आई जी दिया होगा यानी मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर से जा सकता है। जी की वैल्यू दी होगी, आपको दिया होगा कि हमें इतना मैक्सिमम वोल्टेज मेजर करना है, हमें इतना मैक्सिमम, तो दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज जो हमें मेजर करना है अपने वोल्ट मीटर से। दिस इज वोल्ट मीटर, ये आपका वोल्ट मीटर। तो ये क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज जो हमें मेजर करना है, नीड टू मेजर। आई जी क्या है, मैक्सिमम करंट जो कहाँ से जाता है, गैल्वेनोमीटर से। आंधी ज्यादा चलती है, बारिश कम होती है। ठीक है। और जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये है मेन फॉर्मूला सबसे, मतलब पूरा जो अभी तक समझाया है सब में सबसे मेन यही है, गैल्वेनोमीटर स्टार मार्क कर लेना। और ये हमें निकालना है कि बताओ ऐसा कैसा हैवी रेजिस्टेंस निकालें, लगाएं हम, कितना हैवी रेजिस्टेंस लगाएं कि हमारा जो वोल्टेज 0.01 वोल्ट नाप रहा था कि 10 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए, कि हम 10 वोल्ट तक मेजर कर पाए। तो बताओ कितनी आर की वैल्यू निकालें। तो ये दिस इज योर हैवी रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। दिस इज द हैवी रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है।
कई बार हैवी रेजिस्टेंस दे देगा तो बता देगा, बताओ वी मैक्स कितना मेजर कर पाओगे। और भी बहुत ही क्रिएटिव क्वेश्चन है इसके, है ना। इसके तो बहुत क्रिएटिव क्वेश्चन है, मैं ढूंढ के भेजूंगा तुम्हें ग्रुप में, है ना। लिख लो जल्दी से फॉर्मूला कि एक में बहुत क्रिएटिव क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर है उसमें आर की वैल्यू इतनी करी कि ये हो गया, वी हो गया। फिर दूसरा एक गैल्वेनोमीटर है उसमें जितना ये वी है उसका आधा ये वाला वी होगा, तो इसमें आर की वैल्यू, मतलब ऐसे कुछ अजीब वगैरह से क्वेश्चन यहाँ आर और वी में पूछ लेगा, फिर कोई दूसरा गैल्वेनोमीटर लेगा उसमें वी के और आर का, मैं देखूंगा उसमें। हाँ तेरे ऑल इन वन में होंगे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्रिएटिव क्वेश्चन है इसमें। और वो कर लो भैया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, एनसीईआरटी खत्म करो इसके। 28 क्वेश्चन है कुल हैं, 10-10 क्वेश्चन करोगे 3 दिन में खत्म हो जाएगी। चलो लिखो एक क्वेश्चन जल्दी से, जल्दी लिखो इसको। ये पता होना चाहिए सबका मीनिंग, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और क्या निकालना है ना। ये मीनिंग पता होना चाहिए। ये वो हैवी रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से आपका वोल्ट मीटर, जिसकी रेंज 0.01 वोल्ट थी हमारे एग्जांपल में, और उसकी रेंज 10 वोल्ट तक पहुंच जाएगी या 20 वोल्ट तक पहुंच जाएगी या 5 वोल्ट तक पहुंच जाएगी या 2.5 वोल्ट तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे कितने आर की वैल्यू लगाएं ये हो जाए ऐसा हमारा, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर, क्या इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? अरे डायग्राम याद रखो, डायग्राम से फॉर्मूला आ जाएगा। वोल्टेज बराबर आई इंटू आर, आई इज आई जी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वोल्टेज, और जी प्लस आर रेजिस्टेंस हो गया। एक गैल्वेनोमीटर जिसका कोयल का रेजिस्टेंस है, हुज कोयल रेजिस्टेंस is 10 ohm, gives full scale deflection, at 1 milliampere. How can you convert it into a voltmeter of range 0 से 2.5 वोल्ट? तो कैसे कन्वर्ट करोगे इसको? मिटा दो ये नीचे का, जल्दी से करो, आंसर बताओ।
हरियाणा बोर्ड में इस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, आएगा तो, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा। सीबीएसई में थोड़ा त्रिकोणबाजी करके क्रिएटिव क्वेश्चन बनाते हैं वो, उसके क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा ढूंढ के। देखिए नोटबुक नहीं, वो वाली बुक तो अलग है, चलो छोड़ रहे हैं। हाँ ये वाली बुक देना, इससे नीचे रेजिस्टेंस लगाएंगे, वोल्ट कितने रेजिस्टेंस, ये तुम्हारी ऑल इन वन है। रेजिस्टेंस का लगाएंगे तो इसमें वोल्ट, हाँ वो रेंज 2.5 वोल्ट पहुंच जाए, कितना बताओ? 2490। हाँ सही है, आंसर आएगा 2490 ओम, हैवी रेजिस्टेंस की वैल्यू। टू 2490 सही है। ठीक है, देखिए रहा ये क्वेश्चन आया था इस टॉपिक पे सीबीएसई में। देखो कैसे होगा, और एक ही फॉर्मूला है आई जी इंटू में जी प्लस आर, तो V है मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी दी हुई है इसमें? 2.5 आई जी दिया हुआ है, ये कह रहा है ना 1 मिली एम्पीयर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, यानी देखो वहाँ थोड़ा सा, तो 10⁻³ है ना, और G की वैल्यू 10 ओम, गैल्वेनोमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस 10 ओम, और पूछा रेजिस्टेंस होता है, ये नीचे ले जाओ इसको, मेरे हिसाब से 10,000 आ जाएगा, अरे 0.5 हटाएंगे 10 पावर माइनस, ओ सॉरी तो हो जाएगा 25/10, और नीचे लेके आए तो 10⁻³ इंटू 10 प्लस आर, तो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 25,000/10 है ना, इक्वल टू 10 प्लस आर आ जाएगा, R इक्वल टू 2500 माइनस 10, R इक्वल टू 2490। ठीक है, लिख लो जिसने नहीं लिखा हो तो। है ना एकदम क्रिएटिव क्वेश्चन। इसी टॉपिक का ये, सिंपल सिंपल नहीं दिया, हाँ सिंपल सिंपल नहीं दिया, बस हो गया ये टॉपिक, है ना। अब इसके मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ फिर से, क्या ये एक्चुअल रीडिंग दे रहा है या फिर हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तो प्रॉब्लम्स वोल्ट मीटर में क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है वोल्ट मीटर में। अच्छा रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या है, R प्लस जी, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या है, और सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो क्या इन दोनों से ज्यादा होगा। तो क्या वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इससे भी ज्यादा और इससे भी ज्यादा, और R की वैल्यू तो वैसे ही ज्यादा होती है, देखो 2490, तो वोल्टेज वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, अरे जी से भी ज्यादा होगा, और जी से तो ज्यादा होगी, R से भी ज्यादा होगा, और R वैसे अपने आप में खुद ज्यादा है, तो ये भी बहुत ज्यादा होगा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। दिस इज योर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। मीनिंग पता होना चाहिए सबके। जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर हमने जी को गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के रूप में लिखा है, और ये हमने जो हैवी रेजिस्टेंस लगाया है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन दोनों से ज़्यादा होगा, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है। तो प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत है ये वाली, मान लो बल्ब है, ये आपका वोल्ट मीटर है,
मैंने इन दोनों को मिला के एक साथ दिखा दिया वोल्ट मीटर, और यहाँ से मान लो आया करंट, यहाँ से करंट आया। अच्छा, अगर वोल्ट मीटर नहीं लगा था, फिर बल्ब लगा था, मान लो रेजिस्टेंस है 2 ओम, यहाँ से आया 3 एम्पियर करंट या फिर 2 एम्पियर करंट, तो कितना वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस? अरे भाई, रेजिस्टेंस कितना है बल्ब का? 2 ओम। करंट कितना आ रहा है? 2 एम्पियर। तो वोल्टेज कितना होगा बल्ब के अक्रॉस? IR 2 × 2, पूरा थर्ड चैप्टर भूल चुके हो तुम, 4 वोल्ट होगा। थर्ड चैप्टर छोड़ो, तुम तो 10th क्लास भूल चुके हो। 10th क्लास का क्वेश्चन है, 10th क्लास का भी नहीं है, 8वीं क्लास का क्वेश्चन। ठीक है, अब हमने चाहा कि हम इसके वोल्टेज निकाल लें। भाई हमें इसका रेजिस्टेंस तो पता नहीं होता, तो कैसे वोल्टेज निकालें? हमें करंट भी नहीं पता, हमें इसका रेजिस्टेंस भी नहीं पता, तो क्या करा, वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या होगा, 2 एम्पियर करंट आएगा, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आएगा, कुछ करंट यहाँ से जाएगा, कुछ करंट यहाँ से जाएगा। यहाँ से करंट कम जाता है क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हैवी होता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? हैवी। तो करंट हमेशा छोटे रेजिस्टेंस वाले पाथ को चुनता है। इसका रेजिस्टेंस कितना था? 2 ओम। इसका होगा मान लो 2000 ओम। तो इसका ज्यादा रेजिस्टेंस है तो यहाँ से करंट कम जाएगा, पर जाएगा जरूर। मान लो यहाँ से गया 0.001 एम्पियर, और इसका रेजिस्टेंस है मान लो 1000 ओम, ऐसे समझ ले हैं। ओके, या फिर ऐसे मान लो 1000 ना मान के, मान लो यहाँ से करंट गया 0.1 एम्पियर, ऐसे समझने की बात कर रहे हैं भाई। 2 एम में से इतना चला गया, 2 में से कितना चला गया? 0.1 एम्पियर, है ना। इसका रेजिस्टेंस हैवी है तो कम करंट जाएगा, इतना पता है हमें, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। 0.1 यहाँ से गया तो यहाँ से कितना जाएगा? 1.9 एम्पियर। बोलो, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी? I इंटू में R। हाँ बोलो, 3.8। अरे 2 था ना, 1.9, हाँ तो कितनी आएगी? 3.8 वोल्ट। एक्चुअल में कितनी थी? 4। तो हुआ क्या, क्योंकि वोल्ट मीटर नीचे लगा हुआ है तो कुछ करंट वो भी खा जाएगा, कुछ करंट वो खा गया, तो इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल था उससे कम हो गया, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए बताओ? बताओ भाई। रेजिस्टेंस इसका होता है हैवी। सो दिक्कत ये आई, सम करंट विल पास थ्रू, सम करंट विल पास थ्रू, बोलो, वोल्ट मीटर। सम करंट विल पास थ्रू वोल्ट मीटर। हाँ स्मॉल है लेकिन है। सो करंट that pass through appliance get drop, वो क्या कम हो गया? पहले कितना जा रहा था उसके अंदर से करंट? 2 एम्पियर, और अब कितना जा रहा है? कम हो गया। सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो गेट ड्रॉप, तो जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हो गया? कम हो गया। पहले एक्चुअल था 4 वोल्ट, अब कितना रह गया? 3.4 वोल्ट। सो वोल्ट मीटर विल नॉट गिव एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, विल नॉट गिव एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसके लिए क्या करें? सो टू गेट actual value of potential difference, we ideally, फिर से शब्द आ रहा है आइडियली होता नहीं है, पर हम बताते हैं थ्योरेटिकली कि अगर आपको बहुत अच्छा सही आंसर चाहिए तो we ideally should use
ए वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस वोल्ट जीरो यूज ए वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस इन्फिनाइट ओम वेरी 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 हाई। इतना ज्यादा रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे हो जाएगा तो होगा क्या, अगर नीचे का रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो गया, नीचे का रेजिस्टेंस हो गया इन्फिनाइट, तो करंट कितना आ रहा है 2 एम्पेयर, तो सारा यहीं से चला जाएगा, क्योंकि करंट चाहता है लीस्ट रेजिस्टिव पाथ चुनना, सबसे छोटा रेजिस्टेंस। तो जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उसमें करंट कम जाता है, तो यहाँ पे तो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस है, तो I इक्वल टू होता है V अपॉन R। अगर रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो गया तो करंट हो जाएगा जीरो, तो यहाँ से करंट जाएगा ही नहीं, करंट जीरो हो जाएगा, एक्चुअल में ओपन सर्किट हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा तो सारा करंट यहीं से जाएगा। इसका रेजिस्टेंस कितना था 2 ओम, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना दिखाएगा 4 वोल्ट, और एक्चुअल में था कितना पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट ही था, 4 वोल्ट दिखा रहा है, तो मतलब हमारा काम बन गया। तो इसके लिए आइडियली रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए इन्फिनाइट, पर प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा है तो 10,000 ओम 20,000 ओम इतना होता है, जिसकी वजह से करंट बहुत कम जाता है। यहाँ से करंट अगर 0.0001 वोल्ट गया तो भी प्रैक्टिकली ये आंसर 3.8 ना गिर के 3.999 दे देगा, और हमारा एक्चुअल में कितना है 4 वोल्ट, और कितना देगा 3.999, मतलब अप्रोक्सीमेटली सही वैल्यू दे देगा। ये हम कर सकते हैं प्रैक्टिकली, बाकी आइडियली इतना होता है। दिस इज द लास्ट टॉपिक है ना, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दी एंड। आप क्वेश्चन वगैरह कर लेना जैसा भी मैंने क्वेश्चन दिखाया उसमें दिमाग लगाना कैसे होगा वो, ठीक है, कंसेप्ट सारे हमने बता दिया आपको। चलो पार्ट 5 खत्म, चैप्टर खत्म। नहीं नहीं अभी रुक जा, तुझे जाना है अगर जाना तो बता, लेट हो रहा है तो। जल्द से जल्द वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस खत्म करो आने वाले 2-3 दिन में, चाहे तुम अकेले करो, चाहे 2 मिलके करो, चाहे 3 मिलके करो, चाहे 4 मिलके करो, और जरूर करो।
ठीक है, लिख लिया। हो गया था आपका? नहीं हुआ? अब आ जाते हैं पार्ट 5 का अपना वो माइंड मैप। पार्ट 5 में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर, हमने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी। बोलो तुमने नहीं, सेंसिटिविटी। हमने पढ़ा था वोल्टेज सेंसिटिविटी, और हमने पढ़ा था वोल्ट एमीटर और गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तुमने नहीं लिखा हो तो देख लेना इसको। तो पार्ट 5 गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में मेन फॉर्मूला जो था वो था टॉर्क। जो कॉइल पे टॉर्क लग रहा था वो लग रहा था नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है कॉइल में, करंट कितना जा रहा है कॉइल से, एरिया अंडर द कॉइल, या फिर कॉइल के अंदर कितना एरिया एनक्लोज्ड है। हमारी कॉइल रेक्टेंगुलर थी, और मैग्नेटिक फील्ड जो हॉर्सशू मैग्नेट या फिर कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट या रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रही थी ये था। और साइन 90 होता था हमेशा, है ना, साइन थीटा वे थीटा ऑलवेज 90 होता था। इस हिसाब से हम तो साइन 91 होता था ऑलवेज, बिकॉज फील्ड लाइंस आपकी कैसी थी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो होती हैं जो फील्ड लाइंस आपके प्लेन के पैरेलल हो, हाँ उसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो, या एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर। ये हो गया टॉर्क। और जो रिस्टोरिंग टॉर्क आता था वो आता था K × 5, वेयर K था आपका टॉर्जनल कांस्टेंट, या एक रेडियन घूमने पर स्प्रिंग कितना रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगी वो K होता था, और फाई होता था एक्चुअल में कितना फाई घूमने पर ये टॉर्क और ये टॉर्क बराबर आ गया। ये था मैग्नेटिक टॉर्क। और तो मैग्नेटिक टॉर्क और वो बराबर हो गए थे, ये दोनों बराबर हो गए थे, तो यहाँ से I की वैल्यू आ गई थी K/NAB। ये था पूरा गैल्वेनोमीटर अपना, है ना। ये था अपना गैल्वेनोमीटर जो हमने पढ़ा था पूरा। इसमें एक आध क्वेश्चन ऐसे आते थे, भाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं, क्या क्या यूज करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद करंट सेंसिटिविटी टॉपिक था। करंट सेंसिटिविटी को हम IS से लिखते थे, और वो होता था कितना छोटे करंट में वो कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। जितना ज़्यादा छोटे करंट में जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा उतना ज़्यादा वो सेंसिटिव है ना। कोई कोई होता है ना जो छोटी छोटी बात पे रोने लग जाता है, तो भाई ये तो बहुत सेंसिटिव है, इसे कुछ मत कहा करो, बुरा लग जाएगा वरना इसको। तो वही है करंट सेंसिटिव। ये करंट छोटे से करंट पे कह सकता है भाई कितना ज़्यादा करंट आ गया, कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कहीं पर अगर छोटा सा भी करंट जा रहा है तो हम उस जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा आपका गैल्वेनोमीटर उतना ज़्यादा हम छोटे करंट को मेजर कर पाएंगे। तो वो करंट सेंसिटिविटी होता था कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वो करंट पास करने से φ/I, है ना, ये होता था। और यहाँ से φ/I की वैल्यू अगर हम निकालें, I यहाँ जाएगा, फाई तो है यहाँ पर, I यहाँ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा NAB/K। NAB ऊपर, K नीचे और ये I नीचे, तो φ/I = NAB/K। फिर कहते हैं करंट सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाएं, तो N को इंक्रीज कर दो। सबसे बढ़िया तरीका तो यही है, एरिया इंक्रीज कर दो, पर एरिया ज़्यादा इंक्रीज कर नहीं सकते क्योंकि आपका साइज बढ़ जाएगा गैल्वेनोमीटर का, है ना। छोटा होना चाहिए गैल्वेनोमीटर तो, ताकि हम आराम से कैरी कर सकें, उसको आराम से यूज कर सकें। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग लगा लो, B की वैल्यू बढ़ा लो, B बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग लगाने के लिए हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूज करते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट यूज करते हैं, कॉनकेव शेप मैग्नेट यूज करते हैं, है ना, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, जिससे सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसी कॉइल से पास करता है, तो फील्ड अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। K की वैल्यू घटा दो,
के की वैल्यू घटाने के लिए हम यूज करते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग का ही तो होता है के। स्प्रिंग आपका टॉर्जनल कांस्टेंट उसका कम होना चाहिए, और इसके लिए हम फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल का स्प्रिंग यूज करते हैं, है ना। और इस स्प्रिंग में बहुत सारी खूबियां हैं जिस वजह से इसको यूज करते हैं। एक तो के की वैल्यू बहुत कम है, 10⁻⁷ 10⁻8 कुछ ऐसे होती है के की वैल्यू। हाँ, और ऊपर से भाई के का काम क्या है कि कोयल को वापस लेके आना। ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है के, मतलब स्प्रिंग मुड़ गया फिर उसको वापस से ले आएगा। अगर नहीं वापस, अगर एक्चुअल में हो क्या रहा है, कोयल ऐसे घूमा, आपका कोयल ऐसे घूमा या पॉइंटर ऐसे घूमा, अब वो वापस लाने वाला कोई नहीं है तो वहीं रह जाएगा। तो इसके साथ स्प्रिंग लगा रहता है। स्प्रिंग इलास्टिक होता है तो घूमता है फिर वापस ले आता है। तो जैसे हम करंट हटाते हैं झट वापस आ जाता है। तो वो काम के का है। तो इसका इलास्टिसिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बढ़ जाएगा। गैल्वेनोमीटर में ये लगा हुआ तो इसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए, और इसका स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए। पता लगे 1-2 बार घूमा फिर वापस आए, घूमा वापस आए, टूट गया, तो इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें देख के ये मटेरियल यूज करते हैं जिसका नाम है फॉस्फर ब्रॉन्ज। तो ये सब है करंट सेंसिटिविटी। फिर पढ़ाया हमने वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी भाई, वोल्टेज सेंसिटिविटी VS लिख देता, ये हो जाता φ/V। φ/V को लिख देते हैं I इंटू में रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, R लिख दिया, या G लिख देते हैं कई बार रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर के लिए। और इसका फॉर्मूला एक और आ जाएगा NAB, और φ/A की I की जगह NAB/K आ जाएगा, φ/I की जगह NAB/K R, या फिर एक और फॉर्मूला आ जाएगा IS/R। बोलो भाई, φ/I की जगह हमने IS लिख दिया। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या हम फिर से वही कैसे कैसे वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। वही फिर से N बढ़ा लो, A बढ़ा लो, B बढ़ाओ, एक और R कम कर दो। लेकिन यहाँ पे ये पेच है कि जब तुम N बढ़ाओगे तो R भी तो बढ़ेगा। हम कह रहे हैं कि N बढ़ाओ R घटाओ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो N बढ़ाएगा, नंबर ऑफ कोइल्स बढ़ाएंगे तो कोइल्स की लेंथ भी बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो पूछते हैं, इसलिए क्वेश्चन आता है कि अगर हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ाएं तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती, और सेम भी रह सकती है। क्यों? क्योंकि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाया मान लो N डबल करके, जिसकी वजह से R भी डबल हो जाता है। N डबल करा तो R भी डबल हो गया, तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई क्योंकि उसमें तो सिर्फ N है, पर वोल्टेज सेंसिटिविटी N भी है और R भी है। तो N डबल करा तो R भी डबल हुआ, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रही। ये मैंने पूरा एक क्वेश्चन वगैरह कराए थे इसके, ये समझाने के लिए। तो एक क्वेश्चन आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया, ये टॉपिक। इसका एमीटर कैसे बनाया था। एमीटर हमने गैल्वेनोमीटर में एक पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस लगा दिया था शंट, है ना। और हमें मान लो एमीटर की रेंज बढ़ानी है। गैल्वेनोमीटर की रेंज कितनी है, मान लो 10 मिली एम्पियर तक या IG तक है, हमें उसकी रेंज I पहुंचानी है। तो हम एक ऐसा शंट लगाएंगे जो इसकी मैक्सिमम रेंज IG से बढ़ाकर I कर देगा। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है I माइनस IG इंटू में S इक्वल टू IG इंटू में G। यही तो फॉर्मूला आता है एमीटर का, बोलो। यस सर। G है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, IG है मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर से जा सकता है, I है जितना करंट हमें मैक्सिमम मेजर करना है। I है जितना करंट हमें मैक्सिमम मेजर करना है, IG है वही जितना करंट मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर से जाता है, S कितना रेजिस्टेंस लगाए हैं हम S, ताकि हम इतना करंट मेजर कर पाए मैक्सिमम, इससे बढ़ाकर ये कर पाए। इतना तो कर पाते हैं मेजर इसी से, पर इससे बढ़ा के हम इतना मेजर करना चाहते हैं, तो इसलिए S की वैल्यू कितनी लगाएं उसके लिए फॉर्मूला है पूरा, ठीक है। और इसमें एक और आता है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर होता है SG/S प्लस G। दिस इज योर एमीटर। मतलब मैं शॉर्ट नोट्स लिखवा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। और लास्ट आपका हो गया वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर है एक गैल्वेनोमीटर के साथ एक हैवी रेजिस्टेंस लगा दो और उसको बोल दिया वोल्ट मीटर। और वोल्टेज का फॉर्मूला आ जाता है, मान लो यहाँ से मैक्सिमम करंट जा रहा है IG, तो IG इंटू में R प्लस G। तो IG है मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है गैल्वेनोमीटर से, V मैक्सिमम है
कितना मैक्सिमम वोल्टेज हम मेजर करना चाहते हैं, तो वो है वी मैक्सिमम। इसकी वैल्यू दी होगी, इसकी वैल्यू दी होगी, आर की सॉरी जी की वैल्यू दी होगी गैल्वेनोमीटर के। फिर पूछेगा बताओ कितना आर हम लगाएं, ये है वो हैवी रेजिस्टेंस कितना लगाएं कि ताकि हम इतना मैक्सिमम रेजिस्टेंस मेजर कर पाए। ठीक है, तो ये आपका वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आता है आर प्लस जी, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। ये सब मीनिंग पता होने चाहिए तभी फॉर्मूले का मतलब है, नहीं तो वो मतलब ये है आपका पूरा पार्ट 5। अरे यही है पार्ट 5 जो है पार्ट में देखोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ कोई ज़्यादा वो नहीं है, बाकी तुम अगर वैसे देखोगे पार्ट 3 पार्ट 4 भी लिखवा दिए थे मैंने, पहले लिखवाए थे बताओ। अरे ऐसे ही लिखवाया था मैंने, पार्ट 3 भी लिखवाया था, पार्ट 4 भी लिखवाया, पार्ट 1 पार्ट 2 रह रहे हैं, वो लिखवा देता हूँ अभी। ये फॉर्मूले सबको आने चाहिए, चाहे वो हरियाणा बोर्ड में हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में हो, ये फॉर्मूले तो आने ही आने चाहिए। सिंपल अगर हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस आएगा जो मैंने यहाँ लिखवा रखे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा टफ आएगा नहीं। ठीक है, जल्दी लिखो। फोटो खींच तो ली, मैं मिटा रहा हूँ फिर। इसको जल्दी हो रही है, क्या बोलते देव को जल्दी हो रही है। वॉशरूम वॉशरूम तो नहीं जाना है कहीं तू मेरे दोस्त अनुज की तरह 10 मिनट कम कर दूंगा फिर है। बताई थी मैंने तुम्हें बात, रिजवान सर वाली बात। पार्ट 2 लिखवा देता हूँ, पार्ट 1 कल लिखवा दूंगा, नहीं तो तुम यूं कहोगे बहुत ज्यादा लेट कर दिया सर ने। पार्ट 2 लिखवा देता हूँ। पार्ट 2 कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पार्ट 2 हमारा स्टार्ट हुआ था मैग्नेटिक फोर्स से, है ना। हमने बताया था मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज बताया था। इसमें वो फिर दिक्कत नहीं आ रही, सही है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज बताया था, और क्या बताया था, और कि फोर्स कब कब जीरो हो सकता है, व्हेन मैग्नेटिक फोर्स बिकम जीरो, कब कब जीरो हो सकता है। और बताया था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, बोलो। यस सर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बताया था, और बताया था आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। फिर बताया था आपको पाथ, डिफरेंट पाथ्स, है ना। फिर उसके बाद बताया था, अरे पाथ्स में आगे सब कुछ, रेडियल पाथ, वो सॉरी सर्कुलर पाथ, हेलिकल पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। और फिर बताया था आपको लॉरेंस फोर्स, और लास्ट बताया था आपको वेलोसिटी सेलेक्ट। ये था आपका पार्ट 2, पार्ट 2। ठीक है, मैं तो आपको फॉर्मूले याद वगैरह कराने के लिए पार्ट्स लिखवा रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी फॉर्मूले रिवाइज कर सको। ठीक है, तो सबसे पहला चलते हैं मैग्नेटिक फोर्स पर। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और कोई चार्ज पार्टिकल है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सच दैट मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा q v क्रॉस v, q v क्रॉस v, ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड देखें, q v b साइन थीटा, q v b साइन थीटा इसमें आएगा, सुन लो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, जहां पर क्यू क्या है, ये चार्ज पार्टिकल, बी क्या है, इसकी स्पीड, अरे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। मैंने तो तुम्हें कई बार बताया वी और बी का एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाला जो है ये इसके परपेंडिकुलर होगा और इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना।
अच्छा, ये फोर्स था, मैग्नेटिक फोर्स, जो हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? व्हेन फोर्स जीरो, फोर्स कब जीरो होगा? फोर्स बिकम जीरो फर्स्ट, या ए बोल देता हूँ, सेकंड तो इसको बोला है ए, जब चार्ज जीरो हो जाए, जब वी जीरो हो जाए, यानी रेस्ट पर रहे, सी यानी मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो, डी यानी कि बोलो थीटा आपका 0 डिग्री हो, यानी पैरेलल या 180 डिग्री हो, वी वेक्टर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और वी वेक्टर एंटी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लगाया मैंने यहाँ साइन और एक माइनस भी लगा दिया, मतलब माइनस के साथ पैरेलल है। तो ये सारे केस थे आपके फोर्स जीरो होने के। और भी है, एक और है, और कौन सा है बताओ भाई? ये जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, थीटा जीरो, बस हो गया। ठीक है, तो ये फोर्स जीरो हो जाएगा चारों केसेस में। अब आ जाते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या आती है? क्यू वी बी साइन थीटा, अरे ऐसे लिख दो, क्यू वी क्रॉस बी। तो हमें पता है फोर्स वेक्टर जो होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, और फोर्स वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। वी और बी आपस में परपेंडिकुलर हो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ containing V and B, containing V vector and B vector, ठीक है, V and vector and B vector and perpendicular to V vector। अब perpendicular में भी दो डायरेक्शन आती हैं। मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन में V और B है, V और B है, अब इसके परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो वो कैसे लेगा? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल एंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, तो इससे पता लग जाएगा आपको फोर्स की डायरेक्शन। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भाई ये हो गया, ये हो गया, डायरेक्शन हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे भाई, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये मैग्नेटिक फोर्स है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, पहला पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ऐसे लिख लो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। पावर बाय मैग्नेटिक फोर्स, पावर डिलीवर बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड सेम रहेगी, है ना, और अगर स्पीड सेम रहेगी। और भी था इसमें, और इसमें क्या था भाई? हाँ, फोर्स वेक्टर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, ये तो हमने यहाँ बात करी है। देखो, जब फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे ऑलवेज। किस वाले में? मैग्नेटिक फोर्स में। तो जब फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, देन दिस फोर्स वेक्टर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? ये वाला फोर्स वेक्टर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स, है ना। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, तो जिसके वजह से बॉडी किस में मूव करेगी? सर्कुलर पाथ में मूव, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला सेक्शन। फिर आ जाते हैं लोरेंज फोर्स। मैं लोरेंज वाले कर लेता हूँ पहले। लोरेंज फोर्स, लोरेंज फोर्स क्या है भाई? एक चार्ज पार्टिकल है, मूव कर रहा है। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता तो केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगती, लेकिन मूव कर रहा है तो दोनों फोर्स लगेगी। तो नेट फोर्स जो लगेगी उसको हम बोलेंगे क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और मूव कर रहा है तो, और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, तो दोनों फोर्स लगेंगे, इसको बोला गया लोरेंज फोर्स। जो नेट फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से, उसको क्या बोलते हैं? लोरेंज फोर्स।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अलग देख लो एक्सप्रेशन क्या होगा, इसकी वजह से अलग देख लो, दोनों को मिला दो। तो इसका सबसे बेहतरीन जो एग्जांपल है लोरेंट्ज फोर्स का वो है वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर यहाँ पर हम एक ऐसा डिजाइन बनाते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर मान लो कैपेसिटर प्लेट रख दी जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? QE। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है कैपेसिटर की वजह से? अरे ई की वैल्यू कितनी होती है? वो पाई अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, है ना। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रखो कि जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी? QE। तो हम मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह रखेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगे। तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ कैसे रखें? मैग्नेटिक मेरे हिसाब से V ऐसे है ना, अरे V वेक्टर ऐसे है, V वेक्टर ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अंदर रखें V क्रॉस B, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ रखेंगे? अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगी जो लगेगी QB। और मैग्नेटिक फोर्स है जो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। मैग्नेटिक फोर्स किस पर डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी। और इलेक्ट्रिक फोर्स किसी पर डिपेंड, मतलब चार्ज पर डिपेंड कर रही है ना। अगर हम चार्ज की चाहे वेलोसिटी 100 रखें, चाहे 200 रखें, चाहे 500 रखें, चाहे 1000 रखें, ये वाला फोर्स तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये वाला फोर्स बढ़ सकता है और घट सकता है वेलोसिटी पर। मान लो हमें कोई 100 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल चाहिए तो सीधा चला जाए, 100 मीटर पर सेकंड वाला चार्ज पार्टिकल चाहिए कि वो सीधा चला जाए, तो हम अपने इसकी वैल्यू उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि उस 100 वेलोसिटी पर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो जाए। तो उसके लिए क्या एडजस्टमेंट होती है? उसके लिए एडजस्टमेंट होती है V बराबर E अपॉन B। तो यहाँ पर हम V की वैल्यू 100 रखेंगे, जो भी वेलोसिटी वाला पार्टिकल हमें चाहिए कि वो सीधा चला जाए उसकी वैल्यू वो रखेंगे, और यहाँ से देख लेंगे E अपॉन B का रेशियो। मान लो ये 100 आ गया, मान लो V की वैल्यू 100 आ गई, तो यहाँ से E कितना आ जाएगा? 100B। और मान लो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें कितना लगाना पड़ेगा? 100 न्यूटन पर कूलम। अरे 100 टाइम्स लगाना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला लगाए तो कितना लगाना पड़ेगा? 100 न्यूटन पर कूलम। तो ऐसे केस में क्या होगा? 100 मीटर पर सेकंड वाला पार्टिकल सीधा चला जाएगा। अरे समझ आ रहा है तुम्हें क्या कह रहा हूँ मैं? तो अगर वेलोसिटी ज्यादा हो जाए इससे E/B से, V नोट मान लो उस वेलोसिटी को, अगर V नोट से ज्यादा हो जाए तो ऐसे केस में ये वो केस है जिस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर होगा। V नोट वो वाली वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स सेम रहेगा, नीचे वाला फोर्स ऊपर वाला फोर्स सेम रहेगा, सीधा चला जाएगा। अगर वेलोसिटी बढ़ गई अनडेविएटेड चला जाएगा। अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो बताओ क्या होगा? तो कौन सा फोर्स बढ़ जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा, यानी ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा और ये वाला फोर्स कम हो जाएगा, तो चार्ज पार्टिकल कुछ, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स साइड चला जाएगा। और तीसरा वाले में अगर वेलोसिटी इससे कम हो गई तो कौन सा फोर्स बढ़ जाएगा? अरे मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा, कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा, बाकी इलेक्ट्रिक फोर्स सेम रहेगा, वो कम हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जाएगा कंपैरेटिवली, ठीक है, तो पार्टिकल ऐसे चला जाएगा। तो ये था, मतलब हमें इस वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल को हमें सीधा निकालना है, हमें सिर्फ वही चाहिए, बाकी चार्ज पार्टिकल को हमें हटाना है। तो E और B का रेशियो, मान लो तुम्हें 1000 वेलोसिटी वाला चाहिए तो E और B का रेशियो 1000 रख लो। तो इस तरह से ये पूरा पार्ट 2, एक ये पाथ वाला कल बता दूंगा मैं, ठीक है, फोटो खींच लो इसकी। ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 मैं लिखवा चुका हूँ पहले, है ना, ये बंद कर दो। पार्ट 3 वाला मैं